हाँ, तो हम लोग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मंत्र। और कहानी बड़ा लाजवाब और शानदार कहानी है। कहानी पढ़ने लायक है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्डा टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। संध्या मतलब कि शाम का समय था और डॉक्टर साहब खेलने के लिए टेनिस खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी। उसका मोटर गाड़ी जो था वो द्वार के सामने खड़ी थी कि कहार डोली लाते दिखाई दिए। मतलब कि कहार जो थे वो डोली लाते हुए दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। वो डोली के पीछे एक बूढ़ा आदमी लाठी से टेकते टेकते आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। मतलब डॉक्टर साहब के घर के पास में क्या हुआ, रुक गई डोली। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चीख से अंदर झांका। मतलब डॉक्टर साहब के घर के ओर कौन झांका, बूढ़ा आदमी। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क ना बैठे। बूढ़ा आदमी गरीब व्यक्ति था और डॉक्टर साहब अमीर आदमी, तो उसका घर पर पैर रखने से बेचारा को भय हो रहा था कि भाई बड़ा आदमी है, उसका घर पर हम कैसे पैर रखें, अगर कहीं कुछ बोले तो। फिर डॉक्टर साहब ने चीख के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से बहुत बीमार है। वो कहता है फिर बूढ़ा आदमी कि मेरा लड़का कई दिन से बीमार है और मैं क्या हूँ, गरीब आदमी हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे। हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। मतलब वो कह रहा है कि कल आओ, इस वक्त हम क्या करते हैं, मरीजों को नहीं देखते हैं। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और कहा, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। बूढ़ा आदमी कह रहा है कि एक बार देख लीजिए, नहीं तो क्या होगा, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली है, लड़का क्या है, 4 दिन से आंख भी नहीं खोली है। डॉक्टर चड्डा ने घड़ी देखी, केवल 10 मिनट का समय और बाकी है। उन्होंने कहा, कल सवेरे आओ, यह हमारे खेलने का समय है। डॉक्टर तुरंत कह दिया, क्या अभी मात्र कितना समय बाकी है, 10 मिनट बाकी है, जो अभी मेरा क्या है, खेलने का समय। कब आओ, कल आओ। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दिया और रोते हुए कहा, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का मर जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में से यही एक बच रहा है, 6 पहले ही बीमार से मर गए, हम रो रो कर भी मर जाएंगे। मतलब कह रहा है एक बार अपना नजर दे दीजिए, मेरा 7 लड़का था, 7 में से 6 पहले ही बीमार होने के कारण मर गया, अब सिर्फ एक ही बचा है। डॉक्टर ने उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। फिर भी डॉक्टर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीरे से चीख उठाई और वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ बढ़ चले। बूढ़ा यह कहते हुए उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, लड़के को छोड़कर इस संसार में मेरा कोई और नहीं है। मतलब कि डॉक्टर साहब गाड़ी पर बैठा है और चल दिया, और बूढ़ा व्यक्ति होते हुए भी पीछे पीछे दौड़ते जा रहा है, कह रहा है कि एक बार देख लीजिए, दया कीजिए प्रभु। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, डॉक्टर साहब नहीं मान रहे हैं। डॉक्टर साहब ने मुंह फेर लिया, उसकी तरफ देखा तक नहीं, मोटर में बैठकर बोले, कल आना। बड़ा बड़ा आदमी का यही एगो नियम खराब है कि मतलब गरीब आदमी को देखना वो जरा सा भी पसंद नहीं करेगा। उसको शायद पता नहीं, कहीं ये तो नहीं लगता कि सब आदमी नहीं है कि क्या, डायरेक्ट एक बार में ही कह दिया, क्या कल आना। बड़ा आदमी का यही नियम है। फिर देखिए क्या होता है आगे। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की तरह खड़ा रह गया। अब बेचारा बूढ़ा आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि अब हम करें तो क्या करें। तो क्या किया, वो खड़ा ही रह गया। डोले जिधर से आई थी उधर ही चली गई, जिधर से आया था उधर ही चला गया। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी डॉक्टर के पास ना गया। बेचारा बूढ़ा आदमी फिर दोबारा किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गया। बताइए, उसी रात हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का आधार छीन गया। उसी रात क्या हुआ, लड़का बेचारा बीमार के कारण मर गया और माँ बाप का आधार छीन गया। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्डा ने खूब यश और धन कमाया। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़की का विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसका जो डॉक्टर साहब की जो बिटिया थी उसका क्या हो गया था, विवाह हो गया था, और लड़का कॉलेज में पढ़ता था। उसका नाम था कैलाश। लड़का का क्या नाम था, कैलाश। आज उसकी 20वीं सालगिरह थी। कैलाश ने अपने सभी सहपाठी मित्रों को बुलाया था। उसकी एक खास मित्र भी थी, मृणालिनी। कैलाश और मृणालिनी आपस में प्रेम करते थे। मतलब उसका एक मित्र थी, कौन, मृणालिनी, और उनसे क्या करते थे, बहुत प्रेम करते थे। कैलाश को सांप पालने, खिलाने और नचाने का शौक था। जो कैलाश था उसको सांप पालने और खिलाने और नचाने का शौक था। उसने तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उसने यह विद्या एक बड़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसको मरज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन न आता, उसे लेकर ही छोड़ता।
मतलब वो कैलाश को पता चल जाता था कि किसी के पास क्या है, जड़ी है, तो उसको क्या करता था, उसको चैन नहीं मिलता था कि हम उसको लेकर ही रहेंगे, और उसको लेकर ही मानता था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी और हर बार सांप देखने का आग्रह करती थी। मतलब कैलाश के घर मृणालिनी जो थी वो बहुत बार आ चुकी थी और बार बार क्या कहती थी, हमको सांप दिखाओ। कैलाश हर बार टाल टाल जाता। आज मृणालिनी ने सांप देखने की ठान ली। मतलब वो हर बार कहता था कैसे दिखा देंगे दिखा देंगे, इनकी की ठान ली, हम देखेंगे तो देखेंगे। कैलाश कल जरूर दिखा दूंगा। कैलाश फिर कहता है कि कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो नहीं सकता क्योंकि घर में बहुत सारा आदमी था। कह रहा कि अभी तो हम अच्छा तरीका से नहीं दिखा सकते हैं, तो क्या करेंगे, कल दिखा देंगे। देखिए फिर क्या होता है। घर मेहमानों से भरा हुआ है, देखो कमरे में पैर रखने की जगह तक नहीं है, सांप भीड़ देखकर चौंक जाएंगे। मतलब वो कह रहा है कि घर में पैर रखने का भी जगह नहीं है और आदमी क्या है, बहुत है, तो सांप क्या होगा, भीड़ देखकर चौंक जाएंगे। मृणालिनी की जीद को कुछ और लोगों ने भी हवा दी। मतलब मृणालिनी जो कह रही थी कि नहीं नहीं दिखाओ तो दिखाओ, तो और सब आदमी भी क्या कहने लगा कि नहीं नहीं सही बात है, दिखाओ तो दिखाओ। कैलाश मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरबे के आगे ले जाकर बीन बजाने लगा, फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। क्या कमाल था, ऐसा जान पड़ता था कि वे सांप उसकी एक एक बात मानते हैं। उसने सांपों को हाथ में गले में डालना शुरू किया। मृणालिनी घबरा रही थी। एक मित्र ने व्यंग किया, अजी दांत तोड़ डाले होंगे। मतलब कि जब उस सांप को निकाल रहा था, गले में ले रहा था, तो मृणालिनी क्या हो रही थी, डर रही थी। उसको लग रहा था कि ये क्या कर रहा है। और दूसरा आदमी क्या बोला, लगता है कि किया है, सांप का दांत तोड़ दिया है। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ डालना मदारियों का काम है, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहो तो दिखा दूं। यह कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा जहरीला सांप दूसरा नहीं है। मतलब कैलाश कहता है कि हंसने लगा। पहले कैलाश बोलता है कि दांत तोड़ना तो मदारियों का काम है, हम दांत नहीं तोड़े। और उसके पास जो सबसे ज्यादा जहरीला सांप था, काला सांप था जहरीला, उसी को पकड़ के क्या किया, जहरीला सांप दूसरा नहीं है, इसका कांटा तुरंत मर जाता। मतलब उस सांप को निकाला और क्या किया, उसको मतलब दिखाने लगा। इसके कांटे की दवा नहीं, कोई मंत्र नहीं, इसके दांत दिखा दूं। फिर कहता इसका दांत दिखा दूं, और इसको काटने के बाद कोई दवा भी नहीं है और कोई मंत्र भी नहीं है, अगर काट लिया तो सीधा स्वर्गवास ही हो जाएगा, कहो तो दांत दिखा दूं इसका। इस पर एक मित्र बोला, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। कैलाश पर इस वक्त भूत सवार था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह लाल हो गया। मतलब इतना ही बोला बस, वो क्या किया, सांप का एकदम गला खून कस के पकड़ लिया, सांप का मुंह की हो गया, लाल हो गया। कैलाश ने हाथों ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि आज यह मुझे मार डालना चाहता है। मतलब सांप के साथ ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं हुआ था। तब सांप सोच रहा है कि लगता कि हमको क्या करेगा, मार डालेगा। अतः वह आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो अगर देख लें, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। तो क्या किया, उसका पूरा कस के गला दबाए रखा और उसके बाद सबको क्या किया, दांत दिखाया। उसके बाद कहता है कि देख लो अभी भी किसी को शक है, अब तो दांत दिख रहा है ना। मित्रों को दांत दिखाकर कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी। सांप क्रोध से पागल हो गया था। गर्दन ढीली पड़ते ही उसने फन उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भाग निकला। मतलब सांप को लगा था कि मेरे साथ तो कभी इसने ऐसा किया नहीं है और आज कर रहा है, इसका मतलब है कि हमको मारना चाह रहा है। और वो अपना जान बचाने के लिए क्या किया, कैलाश की उंगली में डंक मार दिया और वहां से भाग गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और कमरे की तरफ भागा। तुरंत ही एक जड़ी पीस कर लगाई। मित्रों में हलचल मच गई। डॉक्टर साहब घबरा गए। डॉक्टर साहब ने चीरा लगाने को कहा, लेकिन कैलाश को जड़ी पर पूरा विश्वास था। मतलब डॉक्टर कहते चीरा मतलब उसको चीरो, लेकिन वो क्या कह रहा था, नहीं हम जड़ी से क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। एक ही मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी, होठों पर नीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा भी नहीं रह सका। मतलब उसका शरीर क्या होने लगा, धीरे धीरे नीला होने लगा और वो अपना पैर पर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कैलाश को फर्श पर लिटा दिया गया और पंखा झलने लगे। एक वहां से बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। मतलब कि उसको फिर क्या किया, उसको लेटा दिया और उसको पंखा मतलब कि उससे पंखा से हवा देने लगा। और एक आदमी की बोला,
यदि अगर कोई झाड़ने वाला मिल जाए तो उसका जान क्या होगा, बच जाएगा। तो एक मंत्र झाड़ने वाला भी, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र चलाने की हिम्मत ना पड़ी। मतलब एक मंत्र वाला भी था, झाड़ने वाला भी था, लेकिन कैलाश को जब देखा तो उसका हिम्मत काम नहीं किया। अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था हो चुका है। घर के सभी लोग रोने लगे। मतलब वो कहता है कि अब क्या होगा, जो होने का था वो हो गया, बस उसका घर वाला सब की करने लगा, रोने लगा। शहर से कई मील दूर एक छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अंगीठी के सामने बैठे जाड़े की रात काट रहे थे। मतलब कुछ दूर के बगल में एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहती थी। मिट्टी के तेल की एक कुप्पी ताक पर जल रही थी। पहले मिट्टी के तेल से लालटेन जैसा कुप्पी, मतलब दिया 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 जल रही थी। घर में ना चारपाई थी ना बिछौना, मतलब उसके घर में ना तो खटिया और ना ही बिछौना था। एक कोने में थोड़ी सी पुआल पड़ी थी। पुआल मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ठेठी भाषा में गभोरी। उसके यहाँ क्या था, गभोरी बिछाया हुआ था। बुढ़िया दिन भर उपले और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। उपली, उपला मतलब कि जिसको हम लोग घर के भाषा में गोईठा बोलते हैं, उसी को किताबी भाषा में क्या बोलते हैं, उपला। सूखी लकड़ियां बटोरती थी, मतलब कि गोईठा और लकड़ियां को क्या करती थी, इकट्ठा करती थी। बूढ़ा रस्सी बांटकर बाजार में बेच आता था, और बूढ़ा क्या करता था, रस्सी बांटता था और उसको बाजार में बेचता था। यही उनकी जिंदगी थी और उसका यही जिंदगी था। किसी ने द्वार पर आवाज दी, भगत भगत क्या सो गए, जरा किवाड़ खोलो। भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिए। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, कुछ सुना, मतलब कि पहले उसका गेट पर कोई आदमी आया और कहता है, भगत भगत क्या करो, गेट खोलो। तो बूढ़ा आदमी गेट खोला, तब कहता है कि कुछ सुना है, डॉक्टर चड्डा के लड़के को सांप ने काट लिया, तुम चाहो तो चले जाओ, आदमी बन जाओगे, खूब पैसा मिलेगा। उसको कहता है मतलब उसका बेटा को क्या कर लिया है, सांप काट लिया है, अगर तुम चाहो तो तुम जाओ, अगर तुम जाओगे तो तुमको क्या करेगा, खूब पैसा मिलेगा, तुम आदमी बन जाओगे। बूढ़े ने कठोर भाव से सिर हिलाकर कहा, मैं नहीं जाता, मेरी बला से मैं उस डॉक्टर को खूब जानता हूँ। मेरा लड़का अंतिम सांसें गिन रहा था, मैं भैया को लेकर उन्हीं के पास गया था। डॉक्टर साहब खेलने जा रहे थे, मैं पैरों पर गिर पड़ा कि एक नजर देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह बात तक नहीं की। वही बूढ़ा आदमी है जिसका कि पुत्र मरने वाला था और कहा था कि एक नजर आप देख लीजिए, लेकिन डॉक्टर क्या किया था, नहीं देखा था। आज वही बूढ़ा के पास आदमी आया है और सेम उसी तरह उस डॉक्टर का बेटा मरने वाला है और इसको कह रहा है कि आप चलिए, कभी जाएगा। वही कह रहा है कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। मैं पैरों पर गिर पड़ा, एक नजर देख लीजिए, मगर उसने सीधे मुंह बात नहीं की। मतलब मैंने उसको पैर पर गिर के कहा, लेकिन डॉक्टर साहब क्या किया, एक बार हमसे बात तक भी नहीं किया। अब जान पड़ेगा कि बेटे का गम कैसा होता है। मतलब अब उसको पता चलेगा कि बेटा कैसा होता है। उस वक्त मेरी आंखें में आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। मतलब उसका आंसू निकल रहा था और डॉक्टर को दया भी नहीं आई थी। तो नहीं जाओगे, उसको फिर उस आदमी का था, तो नहीं जाओगे, हमने जो सुना था उसे कह दिया, अच्छा किया अच्छा किया, कलेजा ठंडा हो गया, तुम जाओ, आज चैन की नींद सोऊंगा। मतलब ये कह रहा है कि अब हम नहीं जाएंगे और अच्छा हुआ, अब हमको क्या होगा, अच्छा से नींद आएगा, आज तो बदला पूरा हो रहा है, एक चिलम और पीऊंगा। देखिए बूढ़ा आदमी गांजा भी पीता और कहता है एक चिलम और पीऊंगा, अब मालूम होगा लाल को सारी साहबी निकल जाएगी। मतलब उसका जितना भी साहबी वाला काम है ना, उसका सब निकल जाएगी। हमारा क्या बिगड़ा, लड़के के चले जाने से कोई राज तो नहीं चला गया, जहाँ 6 बच्चे गए वहाँ एक और चला गया, तुम्हारा तो राज सुना हो जाएगा। उस बेचारा के पास था ही क्या, एक झोपड़ी। बोला पहले ही मेरा 6 का 6 चला गया, एक और चला गया, मेरा क्या बिगड़ा, लेकिन उसका तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, उसका घर सुना हो जाएगा। डॉक्टर है, उतना बड़ा संपत्ति वाला आदमी है, अब उसका कौन जिम्मेदारी उठाएगा। उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा कर धन छोड़ा था ना, अब क्या करोगे। मतलब उसी के लिए उतना धन कमाया था, उस धन को क्या करोगे। आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पीने लगा। बुढ़िया ने कहा, इतनी रात गए जाड़े में कौन जाएगा, अरे दोपहर ही होती तो भी मैं नहीं जाता। मतलब बुढ़िया कह रही है इतना रात को कौन जाएगा, तो बूढ़ा आदमी कहता है अगर दोपहर भी होता तो हम क्या करते हैं, हम नहीं जाते। सवारी दरवाजे पर लेने आती तो भी ना जाता, भूला थोड़ी हूँ, मेरे बेटे को निर्दयी ने एक नजर देखा भी ना था। भगत के लिए यह जीवन में पहला अवसर था कि ऐसा समाचार पाकर भी वह बैठा रह गया।
80 वर्ष के जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था कि सांप की खबर सुनकर वह दौड़कर ना गया हो। मतलब कभी भी सुनता था कि किसी को सांप काट लिया, बेचारा दौड़ते हुए जाता था, लेकिन सुना कि डॉक्टर के बेटे को काटा है, तब कहता है आज हम मस्ती करेंगे लेकिन हम नहीं जाएंगे। कैसा भी मौसम हो, लेन देन का विचार कभी मन में आया ही नहीं, मतलब पैसा वैसा का विचार नहीं आया मन में। कैसा भी मौसम हो वो दौड़ते चला जाता था, लेकिन आज कह रहा है नहीं जाऊंगा। बुढ़िया सो चुकी थी, बूढ़े का मन भारी हो रहा था, उसे चैन न आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसा उसकी कोई चीज खो गई हो। बुढ़िया बेचारी सो गई थी, लेकिन बूढ़ा को नींद नहीं आ रहा था। ऐसा उसको लग रहा था कि मेरा कहीं कुछ खो तो नहीं गया है, उसको नींद नहीं आ रहा था। बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने अपनी लकड़ी उठाई और धीरे से किवाड़ खोले। बुढ़िया जाग पड़ी, उसने पूछा कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता था कि कितनी रात है, अभी बहुत रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती। नींद काहे को आएगी, मन तो चड्डा के घर लगा हुआ है। चड्डा ने हमारे साथ कौन सी नेकी कर दी है जो वहां जाऊंगा? पागल नहीं हूं कि जो मेरे लिए कांटे बोए उसके लिए मैं फूल बोता फिरूं। बुढ़िया कह रही है कि कहीं तुम्हारा ध्यान डॉक्टर चड्डा के घर तो यहाँ नहीं है। तो ये कह रहा है कि डॉक्टर चड्डा से हमको क्या मतलब, जो हमारे लिए कांटा बोएगा उसके लिए हम फूल थोड़ी ना बोऊंगा। बुढ़िया फिर सो गई। भगत ने किवाड़ लगा दिए और फिर आकर बैठ गया। उसने फिर किवाड़ खोले, इतने धीरे कि बुढ़िया को खबर भी ना लगे। वो बेचारा आके फिर सो गया, लेकिन फिर अब क्या करता है, धीरे धीरे किवाड़ खोलता है और किसी को पता भी नहीं चलता, बुढ़िया को पता भी नहीं चलता है और बाहर निकल गया। भगत ने आगे पैर बढ़ाया, भगत लाठी खटखट करता लपका चला जा रहा था। उसके मन में कई बार आया कि ना जाए, रुक जाए, लेकिन अंत मन उसे आगे ठेल रहा था। उसको लग रहा था कि हम नहीं जाए, लेकिन उसका अंदर में जो आत्मा है वो कह रहा है कि नहीं जाओ जाओ, लेकिन उसका मन कर रहा है कि नहीं जाए। देखिए फिर आगे क्या होता है। इतने में दो आदमी आते दिखाई दिए, दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्डा बाबू का घर उजड़ गया, वही तो एक लड़का था। भगत के कान में यह आवाज पड़ी, उसकी चाल और भी तेज हो गई, वह दौड़ने लगा। अपनी उम्र में वह उतना तेज कभी नहीं दौड़ा था। मतलब दो आदमी आपस में गप करते जा रहे थे कि बेचारा चड्डा का एक ही बेटा था और उसका क्या हुआ, घर उजड़ गया। और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बेचारा जा रहा था और क्या किया, वो अपना उम्र में उतना स्पीड कभी नहीं दौड़ा था जितना स्पीड की वो तेज दौड़ने लगा। इतने में उसे चड्डा साहब का घर दिखाई दिया। रात के 2 बज चुके थे, मेहमान विदा हो चुके थे, सभी रो रो कर थक चुके थे। रात का कितना बज गया था, 2, और सभी मेहमान चले गए थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी, डॉक्टर साहब बाहर आइए। देखा एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, कमर झुकी हुई, पोपला मुंह भौहें तक सफेद हो गई है। मतलब उसका गाल मुंह मतलब पूरा सूख चुका था। मतलब बूढ़ा आदमी का कैसा ये सब धस जाता है उस आदमी। और सीधा भी खड़ा नहीं, झुका हुआ खड़ा था, और ये जो भौं होता उसका भी सफेद हो गया था। लकड़ी के सहारे कांप रहा था, और लकड़ी के सहारे सीधा से भी खड़ा नहीं था, कांप रहा था। बूढ़े ने कहा भैया कहाँ है, जरा मुझे दिखा दीजिए। वो फिर डॉक्टर से कहता कि भैया आप कहाँ है, जरा मुझे उस लड़का को एक बार दिखा दीजिए। चड्डा ने कहा चलो देख लो, मगर 3-4 घंटे हो गए हैं, जो कुछ होना था सो हो चुका है। बहुतरे झाड़ने फूकने वाले देखकर चले गए। डॉक्टर को आशा तो नहीं थी। वे भगत को अंदर ले गए। उसने कैलाश की हालत 1 मिनट तक देखी, फिर मुस्कुराकर कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है बाबूजी, आप पानी का इंतजाम करवाइए। वो क्या किया, उस आदमी ने देखा तो बोला अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप क्या कीजिए, पानी लाइए। लोगों ने पानी भरकर कैलाश को नहलाना शुरू कर दिया। बूढ़ा भगत खड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मंत्र पढ़ रहा था। एक बार मंत्र समाप्त हो जाता तब वह एक जड़ी कैलाश, मतलब कि वो बेचारा मुस्कुरा मुस्कुरा के क्या कर रहा था, मंत्र पढ़ रहा था और मुस्कुरा ही रहा था। जब भी मंत्र खत्म होता तो क्या करता, को सुंघा देता, जड़ी उसको क्या करता था, सुंघा देता। इस तरह ना जाने कितने घड़े कैलाश के सिर पर डाले गए और ना जाने कितने मंत्र भगत ने फूके। मतलब बहुत सारा मंत्र फूकते गया। सुबह होते होते कैलाश ने लाल लाल आंखें खोली, अंगड़ाई ली और पीने को पानी मांगा। जब वो आंख खोला तो उसका आंख क्या था, लाल था, और क्या बोला, मुझे पानी दो, मतलब पानी पीने के लिए मांगा। या देख भगत वहां से निकलकर घर की तरफ लपका। यहाँ चारों ओर भगत की तलाश होने लगी। मतलब जैसे लड़का खड़ा हो गया, बस वो भगत क्या क्या चुपके से निकल गया और सभी लोग क्या करने लगा, भगत का तलाश करने लगा कि बुढ़िया उठने के पहले घर पहुंच जाए। मतलब बूढ़ा को मन में लग रहा था कि बुढ़िया को उठने से पहले हमको क्या करना है, घर पहुंच जाना है।
जब मेहमान लोग चले गए तो डॉक्टर साहब ने नारायणी से कहा, बूढ़ा ना जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी हकदार ना हुआ। मतलब वो बूढ़ा आदमी देखो कितना बेचारा ईमानदार आदमी है। अगर ईमानदारी होती है तो भाई गरीब आदमी में ही ईमानदारी होती है, बड़ा आदमी में नहीं। वो आदमी बेचारा जिला दिया, और तंबाकू मतलब कि 2-4 रुपया 5 रुपया जो होता है तंबाकू का कीमत, वो भी नहीं लिया, और क्या क्या चला गया। वही डॉक्टर साहब कह रहे हैं बेचारा तंबाकू का भी हकदार नहीं हुआ, वो कहाँ चला गया। नारायणी, मैंने तो सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगा, मतलब कह रहा है कि इसको क्या कहते हैं, बड़ा रकम देते हैं। रात को तो मैंने नहीं पहचाना, पर जरा साफ होने पर पहचान गया। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मुझे अब याद आता है कि मैं खेल के लिए जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी गलानी हो रही है उसे परकर नहीं कर सकता। मैं उसे अब खोज निकालूंगा और उसके पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, या जानता हूँ। मतलब कह रहा है कि यही व्यक्ति एक बार आया था मरीज को लेकर के, हमको अभी याद आ रहा है, हम उसका मरीज को देखे भी तक नहीं थे, हमसे कितना बड़ा गलती हो गया था। अगर वो बूढ़ा आदमी मिल जाए उसको हम ढूंढ निकालेंगे जहां भी हो। अगर मिल गया तो उससे हम क्या करेंगे, उसका पैर पर गिरेंगे, हम माफी मांगेंगे। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सजनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया कि जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। मतलब कि वो आदमी जो बेचारा था उसके मैं जीवन हमेशा के लिए क्या करूंगा, उसके जीवन अर्पित कर दूंगा। मतलब उसके सामने हम हमेशा झुक कर ही रहेंगे। यही होता है बड़ा आदमी और गरीब आदमी का कहानी। भाई साहब, गरीब आदमी का दिल बहुत ही बड़ा होता है और अमीर आदमी का सिर्फ घर और पैसा ही बड़ा होता है, उसका दिल कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। कितना शानदार कहानी था और कितना ही सुनने लायक कहानी था। कैसा कहानी था आप लोग लाइक करें और कमेंट में बताइए कैसा लगा कहानी। वीडियो अंत में बताइएगा, और कहानी अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह दर्दनाक कहानी के साथ।